बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने सेट्ज़र रूल को डिस्कस किया था कि E1 रिएक्शन जो है यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन जो है उसमें अगर सबस्ट्रेट के पास बीटा हाइड्रोजन एटम एक से ज़्यादा पोजीशन पे हों और जो प्रोडक्ट बनेगा वो सेट्स ऑफ प्रोडक्ट बनेगा। और सेट्स ऑफ प्रोडक्ट क्या होगा? जिसमें डबली बॉन्डेड कार्बन के साथ ज़्यादा अल्काइल ग्रुप्स होंगे, वो प्रोडक्ट जो है वो बनेगा। E1 रिएक्शन में अगर सबस्ट्रेट जिसके पास एक से ज़्यादा बीटा हाइड्रोजन एटम डिफरेंट पोजीशंस पे होंगे और उन बीटा हाइड्रोजन एटम से डिफरेंट पोजीशन से निकलने के चांसेस होंगे, तो उस वक्त प्रोडक्ट जो है वो बनेगा जिसमें डबली बॉन्डेड कार्बन के साथ अल्काइल ग्रुप ज़्यादा होंगे। जैसे हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि 81% अगर 2 ब्रोमो ब्यूटेन है वो अगर सोडियम एथोक्साइड के साथ एथेनॉल की मौजूदगी सॉल्वेंट में रिएक्ट करे तो 81% जो है वो 2 ब्यूटीन बनेगा और 1% जो है वो 1 ब्यूटीन बनेगा। तो उसमें हमने देखा था कि 2 ब्यूटीन में डबली बॉन्डेड कार्बन के साथ 2 अल्काइल ग्रुप्स हैं और 1 ब्यूटीन में डबली बॉन्डेड कार्बन के साथ 1 अल्काइल ग्रुप है। तो सेट्स ऑफ प्रोडक्ट ये वाला है 81% मेजर प्रोडक्ट जिसमें डबली बॉन्डेड कार्बन के साथ अल्काइल ग्रुप ज़्यादा है और ये ज़्यादा स्टेबल प्रोडक्ट है एज कम्पेयर टू दिस। अच्छा जी, अब हम देखते हैं इन केस ऑफ E2 रिएक्शन। अगर E2 रिएक्शन है तो उस वक्त प्रोडक्ट कौन सा डोमिनेट करेगा? In the case of an E2 reaction, the presence of a trans beta hydrogen atom is necessary. E2 रिएक्शंस में बायोमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन में ट्रांस बीटा हाइड्रोजन एटम नेसेसरी, यानी लीविंग ग्रुप के जो हाइड्रोजन एटम है बीटा हाइड्रोजन एटम वो अपोजिट साइड पे होना चाहिए। इफ़ सच हाइड्रोजन इज अवेलेबल एट ओनली वन पोजीशन, अगर ये वाला हाइड्रोजन सिर्फ एक ही पोजीशन पे है, देन दैट इज द डायरेक्शन ऑफ द डबल बॉन्ड, तो वही डायरेक्शन ऑफ डबल बॉन्ड होगी और वहीं पे जो है वो डबल बॉन्ड बनेगा। तो उस वक्त डबल बॉन्ड की पोजीशन क्लियर होगी अगर बीटा हाइड्रोजन एटम जो है वो ट्रांस पोजीशन पे होगा, एक अगर होगा और वही ट्रांस पोजीशन पे होगा। However, if trans beta hydrogen atom are available at more than one position, अगर ट्रांस बीटा हाइड्रोजन एटम एक से ज़्यादा ट्रांस बीटा हाइड्रोजन एटम जो हैं एक से ज़्यादा पोजीशंस पे अगर अवेलेबल हों, दस्तयाब हों, तो 2 टाइप्स ऑफ बिहेवियर आर ऑब्जर्व डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ द सबस्ट्रेट एंड द नेचर ऑफ द लिविंग ग्रुप। तो वो कहते हैं कि 2 तरह का बिहेवियर जो है देखने में आता है। एक लिविंग ग्रुप जो है उसके साइज़ के ऊपर डिपेंड करेगा, उसके नेचर के ऊपर डिपेंड करेगा, उसकी जो क्राउडिंग है अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल की उसके ऊपर, और सबस्ट्रेट के स्ट्रक्चर के ऊपर कि सबस्ट्रेट जो है उसका स्ट्रक्चर किस तरह का है और फेवरेबल फिर साइट अटैकिंग बेस की वही होगी जहाँ से स्टीरिक हिंड्रेंस जो है वो कम से कम होगी। इफ़ द सबस्ट्रेट कंटेन्स एन अनचार्ज लिविंग ग्रुप, अब वो बात कर रहा है लीविंग ग्रुप की, E2 में लीविंग ग्रुप की। इफ़ द सबस्ट्रेट कंटेन्स एन अनचार्ज लिविंग ग्रुप, अगर सबस्ट्रेट जो है उसके पास जो लिविंग ग्रुप है उस पर कोई चार्ज नहीं है, वो न्यूट्रल लिविंग ग्रुप है, जैसे क्लोरीन है, ब्रोमीन है, ये न्यूट्रल लिविंग ग्रुप्स हैं इन केस ऑफ E2 मैकेनिज्म। अच्छा जी, जो लिविंग ग्रुप न्यूट्रल होता है जब वो निकलता है तो दैट कम्स ऑफ एज ए नेगेटिव वन। तो नेगेटिव वन जैसे क्लोरीन है तो Cl नेगेटिव, ब्रोमीन है तो Br नेगेटिव, ऐसे ये निकल आते हैं। द सेट्स ऑफ रूल इज जनरली फॉलो आउट, तो वहाँ पे फिर सेट्स ऑफ रूल ही फॉलो कर होगा कि जो लिविंग ग्रुप है जब न्यूट्रल होगा तो उससे जो प्रोडक्ट बनेगा तो प्रोडक्ट वही होगा जिसमें ब्रांचेस जो है वो ज़्यादा होंगी। सेट्स ऑफ प्रोडक्ट उस केस में ज़्यादा मकदार में नेचुरल प्रोडक्ट सेट्स ऑफ प्रोडक्ट होगा। और सेट्स ऑफ प्रोडक्ट वो होगा जहाँ पे डबली बॉन्डेड कार्बन के साथ अल्काइल ग्रुप ज़्यादा होंगे, एज इन द केस ऑफ E1 एलिमिनेशन, जैसे E1 एलिमिनेशन में आपने देखा। नो मैटर व्हाट द स्ट्रक्चर ऑफ द सबस्ट्रेट इज़, तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि सबस्ट्रेट का स्ट्रक्चर क्या है, सबस्ट्रेट किस तरह का है, उसकी स्ट्रक्चर क्या है, ना ये फ़र्क इस पर नहीं होगा, क्योंकि ये डिपेंड करेगा कि जो लिविंग ग्रुप है अगर वो अनचार्ज है तो उसकी वो स्टीरिक हिंड्रेंस वगैरह जो है वो नहीं होती, तो फिर वो जो प्रोडक्ट है वो डोमिनेट करेगा सेट्स ऑफ प्रोडक्ट। However, if the substrate contains a charged living group, अगर सबस्ट्रेट के पास चार्ज लिविंग ग्रुप है लाइक N पॉजिटिव R3 और S पॉजिटिव R2, दैट कम्स ऑफ न्यूट्रल मॉलिक्यूल, तो जो निकलते हैं लिविंग ग्रुप जब वो सबस्ट्रेट को छोड़ के निकलते हैं तो ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल की शक्ल में निकलते हैं। डबल बॉन्ड विल गो मेनली टुवर्ड्स द लीस्ट हाईली सब्स्टिट्यूटेड कार्बन, तो डबल बॉन्ड जो है वो कहता है जी इस केस में फिर उलट हो जाएगा, ऑपोजिट हो जाएगा, डबल बॉन्ड उस कार्बन के पास जाएगा जहाँ पे सब्स्टिट्यूशन कम होगी, क्योंकि ये बड़े ग्रुप जब जुड़े हुए होंगे
तो ये जो है वो फिर स्टीरिक हिंड्रेंस क्रिएट करेंगे अटैकिंग जो बेस है उसको अप्रोच करने में, उसको जो है वो ज़्यादा ब्रांचेस वाले अल्कीन देने में रुकावट होगी, स्टीरिक फैक्टर डेवलप हो जाएगा, स्टीरिक हिंड्रेंस डेवलप होगी, तो फिर उस केस में ज़्यादा ब्रांचेस वाली डबली बॉन्डेड ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन डेवलप नहीं होगी, तो फिर होगा लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन जो है वो डेवलप होगी। दी डबल बॉन्ड विल गो मेनली टुवर्ड्स द लीस्ट हाईली सब्स्टिट्यूटेड कार्बन एटम, तो ये सेट्स रूल्स के उलट ऑपोजिट प्रोडक्ट बनेगा। दिस इज नोन एज द होफमैन रूल, और इसको होफमैन रूल कहते हैं। द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन दिस वे इज कॉल्ड होफमैन प्रोडक्ट। अब यहाँ पे देखें कि ये जो है एक चार्ड लिविंग ग्रुप है, जब सोडियम एथोक्साइड एथेनॉल ग्रुप में रिएक्ट करेगा वो कहता है जी 1 ब्यूटीन बनेगा। 1 ब्यूटीन जो है लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड है, इसकी परसेंटेज ज़्यादा बनेगी, और 2 ब्यूटीन जो है वो ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड है और इसकी परसेंटेज कम बनेगी। क्यों कम बनेगी? क्योंकि एथोक्साइड जो है इसको अप्रोच करना जो है इस कार्बन पे इसके ब्रांचेस होंगी, इस बीटा हाइड्रोजन एटम पे अप्रोच करना मुश्किल होगा, जिसकी वजह से इसकी परसेंटेज कम बनेगी। लेकिन ये कॉर्नर वाले बीटा हाइड्रोजन पे अप्रोच करना इसको आसान होगा, वो स्टीरिक इंटरेक्शन डेवलप नहीं होगी, तो इसकी वजह से ये जो है 1 ब्यूटीन ज़्यादा मकदार में बनेगा इस बड़े लिविंग ग्रुप की वजह से। द होफमैन प्रोडक्ट अपीयर टू फॉर्म ड्यू टू स्टीरिक रीजन्स, वो अब यहाँ पे बता रहे हैं जी होफमैन प्रोडक्ट जो है जो बनता है स्टीरिक रीजन की वजह से बनता है, बिकॉज द फॉर्मेशन ऑफ ए लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन इज फेवर्ड इवन विद द लिविंग ग्रुप इज हेलाइड, क्योंकि वो कहते हैं जी फॉर्मेशन ऑफ लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन जो फेवर होगी इवन द लिविंग ग्रुप इज हेलाइड इफ ए लार्ज बेस इज यूज्ड। अगर लार्ज बेस भी आप यूज़ करेंगे तो लिविंग ग्रुप चाहे हेलोजन भी होगा, लेकिन बेस अगर आपने बड़ा इस्तेमाल किया है तो भी होफमैन प्रोडक्ट डोमिनेट करेगा, लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन बनेंगे। या लिविंग ग्रुप अगर बड़ा होगा, अगर लिविंग ग्रुप छोटा है तो अटैकिंग बेस बड़ा होगा। दोनों अगर में से कोई एक भी ज़्यादा बड़े साइज़ का होगा तो होफमैन प्रोडक्ट डोमिनेट करेगा ड्यू टू स्टेरिक रीजन्स। यहाँ पे आप देखें जी कि ये 2 ब्रोमो 3 4 5 2 ब्रोमो पेंटेन सबस्ट्रेट है। अगर वो कहते हैं जी आप सोडियम एथोक्साइड इस्तेमाल करें और इथाइल अल्कोहल इस्तेमाल करें, एथोक्साइड जो है ये छोटा सबस्ट्रेट है, ठीक है, और छोटा बेस है, छोटे साइज़ का बेस है। अब अगर ये छोटे साइज़ का बेस है, ये भी छोटे साइज़ का, तो उसमें प्रोडक्ट जो डोमिनेट करेगा वो प्रोडक्ट जो है सिर्फ प्रोडक्ट डोमिनेट करेगा, यानी यहाँ से जो हाइड्रोजन है वो ज़्यादा निकलेगा, ज़्यादा मेजर प्रोडक्ट जो है वो ये फिर ये बनेगा, यानी 2 पेंटीन मेजर प्रोडक्ट होगा, सिर्फ प्रोडक्ट होगा, और 1 पेंटीन जो है ये लीस्ट प्रोडक्ट होगा। तो उस वक्त पर ये हाईली सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन फेवरेबल होगी। लेकिन अगर आप बड़े साइज़ वाला टर्शरी ग्रुप पोटेशियम टर्शरी ग्रुप ऑक्साइड इस्तेमाल करते हैं और टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल सॉल्वेंट इस्तेमाल करते हैं, बड़े साइज़ का बल्कि आप बेस इस्तेमाल करेंगे, तो फिर यहाँ से हाइड्रोजन पर इसका अटैक जो है वो इस वाले बीटा हाइड्रोजन पे इसका अटैक मुश्किल हो जाएगा ड्यू टू स्टीरिक फैक्टर। इसके बड़े साइज की वजह से ये यहाँ पे जो है वो इस बीटा हाइड्रोजन एटम पे ये अप्रोच नहीं कर सकेगा, और यहाँ से बीटा हाइड्रोजन एटम को जो है वो पुल ऑफ नहीं कर सकेगा। तो फिर इसके लिए बेटर फिर जो अटैकिंग साइट होगी ये वाला बीटा हाइड्रोजन होगा, यहाँ से फिर आसानी से इसको पुल ऑफ करेगा, और जब यहाँ से बीटा हाइड्रोजन से आसानी से निकलेगा तो इस केस में 1 पेंटीन जो है ये वाला प्रोडक्ट 73%, अगर ये आप यूज़ करेंगे अटैकिंग बेस तो 73% प्रोडक्ट बनेगा होफमैन प्रोडक्ट, और 27% जो है ये बनेगा इस केस में सेट्स ऑफ प्रोडक्ट। तो ये है जी होफमैन रूल कब डोमिनेट करेगा E1 में और E2 में, और E1 में तो मोस्टली डोमिनेट करेगा जो है वो सेट्स ऑफ रूल ही डोमिनेट करेगा कि मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट ही बनेगा। लेकिन होफमैन जो है E2 में आता है तो उसको कंडीशन होगी कि अगर अटैकिंग बेस या लिविंग ग्रुप बड़े साइज के होंगे तो उस वक्त होफमैन प्रोडक्ट जो है वो डोमिनेट करेगा, लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट जो है वो ज़्यादा मकदार में बनेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, दैट इज़ द एंड ऑफ टुडेज लेक्चर, and that is the end of
E1 E2 रिएक्शन। अब एलिमिनेशन रिएक्शन में सिर्फ एक चीज़ ही रह गई है कि फैक्टर्स अफेक्टिंग दी E1 E2 रिएक्शन, जैसे हमने फैक्टर स्टडी किए थे एसिड रिएक्शंस के ऊपर, इफेक्ट ऑफ सबस्ट्रेट, इफेक्ट ऑफ लिविंग ग्रुप, इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट, ये हमने स्टडी किए थे, ठीक है जी। तो इसी तरह बिल्कुल हमने ई रिएक्शंस के ऊपर इफेक्ट ऑफ अटैकिंग बेस, इफेक्ट ऑफ सबस्ट्रेट, इफेक्ट ऑफ लिविंग ग्रुप, इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट, ये हमने ये रह गए हैं, ये इंशाल्लाह नेक्स्ट हम लेक्चर्स में डिस्कस करते हैं। तो अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।